हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया। और आज के इस वीडियो से हम लोग एक नया सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो भी अपकमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इस सीरीज का फायदा जरूर उठाएं सो दैट यू आर गेटिंग द ऑल द बेनिफिट्स एट द ऑप्टिमम लेवल। तो वी शैल स्टार्ट विद द रिवीजन सीरीज। हम लोग लाइन से एक एक चैप्टर करके रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यू नो इट्स अ थ्योरी चैप्टर, बहुत छोटा ही पोर्शन होगा इसका डिस्कशन में, तो उसको कंप्लीट कर लेते पहले आज। और फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग अगले सेशन में मटेरियल कॉस्ट करेंगे, फिर लेबर कॉस्ट करेंगे। लाइन से हर एक चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग इन सीरीज के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। तो डू मेक यूज ऑफ दिस सेशंस सो दैट यू आर गेटिंग द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। So let's get started. तो जैसे मैंने बताया हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक थ्योरी चैप्टर है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन का डिस्कशन है। यहां पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म पे आपको मिलेगा। यहां पर जैसे आपको दिख रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है? रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के ऊपर है। थोड़ा सा इसका आइडिया आपको दे दे। आप जानते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में 4 तरह के रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछता है, आपको बता देगा, पूछेगा कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बताने। जैसे आप जानते हैं कॉस्ट सेंटर, तो वो डिपार्टमेंट या वो सेगमेंट जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कॉस्ट सेंटर होगा। रेवेन्यू सेंटर वो डिपार्टमेंट या वो एंटिटी या वो सेगमेंट जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रेवेन्यू सेंटर होगा। प्रॉफिट सेंटर जो कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर जो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, प्रॉफिट के लिए भी है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको आइटम बताएगा, डिपार्टमेंट का नाम बताएगा और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर होने वाला है, रेवेन्यू, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर। लेट्स सी द क्वेश्चन। जुलाई 21 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन बोला देखेंगे। बोला स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है यहाँ पर, राइट? हम लोग को इससे क्या करना है? एक तो इन्वेस्टमेंट का ध्यान, जिन लोगों का काम है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्ट लगा पैसा लगाने का या बॉन्ड्स खरीदने का, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि उनको उससे रिटर्न मिले। तो ऑब्वियसली क्या होगा? इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा। वही आंसर है। सेकेंड क्या बोला? टिकट काउंटर इन रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का जो टिकट काउंटर है उसका सिर्फ काम क्या है? लोगों से पैसा कलेक्ट करना फॉर द टिकट्स। मतलब वो लोग रेलवे का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, टिकट काउंटर्स, है कि नहीं? वो लोग कोई कॉस्ट इनकर नहीं कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट का नहीं है। जो टिकट काउंटर में जो पर्सन इन्वॉल्व है उनका काम सिर्फ यही है, जितने लोग लाइन में खड़े हैं उनसे पैसा रिकवर करना, और कोई काम नहीं है। इसलिए ऑब्वियसली टिकट काउंटर क्या होगा अपने लिए? रेवेन्यू सेंटर। थर्ड, डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचेस 2 तरह का होता है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब वहीं पर सारा काम हो रहा है, मतलब हेड ऑफिस ही सब कुछ देख रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच का मतलब क्या होता है? जहां पर ब्रांच का अलग मैनेजर है जो रिस्पॉन्सिबल है उस ब्रांच का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू भी वही ब्रांच का मैनेजर देखेगा, कॉस्ट भी कैसे इंकर हो रहा है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, वही ब्रांच रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट? मतलब अगर वो ब्रांच प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो हो सकता है हेड ऑफिस विल डिसाइड कि विल क्लोज डाउन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, इवन इन दैट केस, राइट? बट सेंट्रलाइज्ड ब्रांच में क्या होता है? हेड ऑफिस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब वही अपना देख रहा है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। बट डिसेंट्रलाइज्ड में जो ब्रांच के हेड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेवेन्यू के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट के लिए। डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कॉस्ट। इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर। तो व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट सेंटर? क्योंकि जितना पैसा लगाना होता है ब्रांच में वो हेड ऑफिस से लगाता है। तो जो होल्डिंग कंपनी है
या जो हेड ऑफिस है दैट इज द इन्वेस्टमेंट सेंटर, क्योंकि वो देखता है इन्वेस्टमेंट कितना का रिटर्न उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बट ब्रांच का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रेवेन्यू जनरेट करना, कॉस्ट को देखना सही से लग रहा है कि नहीं, मतलब वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्वेस्टमेंट अपने पॉकेट से नहीं लगाते ब्रांच, राइट। महाराणा महारत्ना होगा ये, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यू नो ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग महारत्ना नवरत्ना, जैसे महारत्ना में 13 कंपनीज है ना, जो आते हैं महारत्ना में आते हैं, वैसे नवरत्ना कंपनीज बहुत सारे हैं, मिनी रत्ना है। इनका काम क्या है, ऑब्वियसली कंपनी हेड ऑफिस का काम तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना और उससे रेवेन्यू जनरेट करना। इसलिए जितने भी पीएसयूज है, चाहे महारत्ना का बात कर, नवरत्ना का, मिनी रत्ना का, दे आर व्हाट, इन्वेस्टमेंट सेंटर, क्योंकि उन लोग बिजनेस से पैसा लगाते हैं जिससे उनको क्या चाहिए होता है, रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर। लास्ट, सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, नाम में लिखा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट, उनका काम है रेवेन्यू जनरेट करना, एंड दस इट इज अ रेवेन्यू सेंटर। इज इट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है जहां पर आपको बताएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में और आपको बताना है वो कौन सा सेंटर है, इज इट अ कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टॉपिक से होता है वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट यूनिट के ऊपर। ना यू अंडरस्टैंड, आप जानते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग, जो लोग प्रोडक्शन वेरियस स्टेजेस में करते हैं। एक होता है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग, जहां पर एक ही रॉ मटेरियल डालने से मल्टीपल प्रोडक्ट निकलता है, वो लोग के लिए होता है जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, है कि नहीं। वैसे एक और होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोग के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो बड़े बड़े डैम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मॉल्स, ब्रिजेस बनाते हैं उनके लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उनका मेथड कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एक और टर्म मिलेगा आपको सुनने का, यूनिट कॉस्टिंग, जहां पर वो लोग पर यूनिट का कॉस्ट निकालते हैं, सारे आइडेंटिकल आइटम्स बनाते हैं और उन लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग या सिंगल कॉस्टिंग। एक और टर्म सुनने थे आप लोग, दैट इज मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग मतलब कोई कोई कंपनीज ऐसे होते हैं जो एक मेथड फॉलो नहीं कर, दो तीन मेथड का मिक्सचर फॉलो करते हैं, तो वहां हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाते हैं, जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, जो लोग बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, एक बैच बन गया फिर सेकंड बैच दूसरा प्रोडक्ट, थर्ड बैच में तीसरा प्रोडक्ट, वहां क्या होता है, बैच कॉस्टिंग। ऐसे करके बहुत सारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, आपको अलग अलग इंडस्ट्री का नाम देता है और आपको पूछता बताइए इनका मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। कॉस्ट यूनिट, कि लोग कॉस्ट को किस बेसिस में मेजर कर रहे हैं। जैसे आपको अगर याद होगा सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग चैप्टर, आपको याद होगा ट्रांसपोर्ट जितने भी होते हैं उसको आप लोग निकालते थे पर पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर उनके लिए क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉस्ट यूनिट। जैसे याद करो हॉस्पिटल से क्वेश्चन के लिए आप लोग पेशेंट डेज या बेड डेज निकालते थे, पर बेड डे या पर पेशेंट डे। होटल्स में रूम डेज निकालते थे, याद आ रहे, तो वो सारे क्या हो गए, कॉस्ट यूनिट्स, राइट। तो आपको इंडस्ट्री बताता है और आपको मेथड ऑफ कॉस्टिंग और कॉस्ट यूनिट पूछता है, बताओ उसका कॉस्ट यूनिट या फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये मई 23 के आरटीपी में दिया था और जनवरी 21 के एग्जाम्स, ऑब्वियसली एग्जाम में एक बार में इतना सारा नहीं पूछता है, तो कुछ ही पूछेगा, 4-5 पूछ लेगा थ्योरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। यू नो थ्योरी क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है, जो एमसीक्यू आता है यहाँ पर ठीक एग्जाम सी इंटर कॉस्टिंग के एग्जाम्स में, वो पूरा प्रैक्टिकल रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी रहता है, तो वहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत हाई रहता है। तो एक एक इंडस्ट्री, बहुत सारा यहाँ इंडस्ट्री है, एक एक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे और चेक करेंगे, करेक्ट। जैसे ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली मेथड ऑफ, देखो एक सिंपल चीज है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो तो हमेशा ही क्या फॉलो करता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करता है। ट्रांसपोर्ट तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा, और इसका क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर। गुड्स के लिए क्या होता है, टन किलोमीटर, चैप्टर में किए हुए ध्यान होगा। पावर, ये भी आपने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ा था, एनटीपीसी वगैरह होते हैं वो लोग पावर क्या कर, सप्लाई कर, सर्विस दे रहे हैं ना पावर का, इसलिए इसके लिए भी क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और इसका आपको ध्यान होगा चैप्टर में किए हुए ऑलरेडी आप, दैट इज किलोवाट आवर्स, है ना। देन होटल, अगेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दोनों क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। होटल में रूम डेज होता है और हॉस्पिटल में या तो बेड डेज बोल सकते हैं या पेशेंट डेज, कुछ भी बोल सकते हैं।
ठीक है। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस होता है, पहले हीट करना होता है ना, इट गोज थ्रू प्रोसेस, इसलिए स्टील में क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट। और उसमें क्या होता है, टन के बेसिस में, जितने भी स्टील कंपनीज होते हैं वो लोग टन के बेसिस, इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्टील के बेस क्या होता है, टन के बेसिस में, कितना टन स्टील मैन्युफैक्चर हुआ, टन्स में उन लोगों का रेट होता है, ठीक है। कोल, कोल में ध्यान रखना कि कोल के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है अपना, तो ध्यान रखना है कि सिंगल कॉस्टिंग का मतलब, क्योंकि सब कोल आइडेंटिकल है ना, तो कॉमन सेंस लगाना, क्या सारे कोल एक जैसे होते हैं क्या, हाँ, अगर एक जैसे है मतलब सिंगल कॉस्टिंग, करेक्ट। अच्छा, स्टील में सिंगल कॉस्टिंग क्यों बोला, क्योंकि सारे स्टील एक जैसे होते हैं, इसलिए वो सिंगल कॉस्टिंग बोल रहा है, बट वो प्रोसेस के थ्रू जाता है, इसलिए बोलना क्या चाहिए हम लोग को, प्रोसेस कॉस्टिंग। कोल में क्या होगा, सिंगल कॉस्टिंग, इसमें भी क्या हो, टन के बेसिस में, कोल को भी टन के बेसिस में, राइट। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल कॉस्टिंग। वाई मल्टीपल कॉस्टिंग, बहुत बार क्या होता है ना, बाईसाइकिल कंपनीज क्या करते हैं, टायर किसी और से बनवा रहे, तो किसी और से अगर आप बनवाते हैं वो क्या होगी, जॉब कॉस्टिंग हो गया, कुछ पार्ट खुद से बना रहे हैं, इसलिए वहां क्या होता है, मल्टीपल मेथड फॉलो हो जाता है, इसलिए वहां क्या होता है, मल्टीपल कॉस्टिंग। चाहे बाईसाइकिल बोलो, चाहे कोई भी ऑटोमोबाइल बोलो, कार वगैरह बोलेगा, इन सभी में क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉस्ट, जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसको मल्टीपल कॉस्टिंग, जितने सर्विस वाले प्रोवाइडर्स है उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो बाईसाइकिल में क्या होगा, मल्टीपल कॉस्टिंग, ऑब्वियसली एक बाईसाइकिल के दाम, अब कॉस्ट यूनिट के लिए ना आप ये सोचो, मार्केट में किस रेट में कोट किया जाता है, तो मार्केट में बाईसाइकिल का जो रेट मिलता है पर साइकिल का मिलता है ना, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट यूनिट क्या लिखा हुआ, नंबर्स, जितने नंबर्स ऑफ बाईसाइकिल है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है, ब्रिज मॉल्स, उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का बात होता है तो पर कॉन्ट्रैक्ट या पर प्रोजेक्ट का रेट होता है, ठीक है ना, जहां भी कॉन्ट्रैक्ट का बात होगा वहां पर प्रोजेक्ट के बेसिस में होता है, राइट। इंटीरियर डेकोरेशन, जहां पर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है, जो बात कहते हैं जॉब कॉस्टिंग होता है, इंटीरियर डेकोरेशन तो हर कस्टमर अपने अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाते हैं, एक जैसे तो नहीं है कि सिंगल कॉस्टिंग बोलेंगे, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और इसलिए क्या होगा, ये जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में हर एक जॉब का अलग अलग कॉस्ट, चाहे असाइनमेंट बोलो या जॉब बोलो, राइट। एडवर्टाइजिंग, हर आदमी अपना अपना एडवर्टाइजमेंट अलग अलग करवाता है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग होगा। फर्नीचर, हर आदमी अपना अपना फर्नीचर अलग अलग तरीके से बनाता है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, जॉब कॉस्टिंग होगा, ठीक है ना। इसमें क्या, असाइनमेंट, फर्नीचर में भी असाइनमेंट बोल सकते हैं या नंबर्स आप बोल सकते हैं, राइट। ब्रिक वर्क्स, अब देखो ब्रिक जो बनते हैं, पत्थर, सारे पत्थर एक जैसे होते हैं ना जनरली, राइट, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंगल कॉस्टिंग। ब्रिक में ध्यान रखना, एज सिंगल कॉस्टिंग है तो नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस में कर सकते हैं, लेकिन जनरली जितने ब्रिक्स कंपनी 1000 यूनिट का बेसिस, अगर आप पूछेंगे ना भैया पत्थर का दाम क्या चल रहा है, अगर वो 50,000 बोल रहे हैं मतलब वो 1000 ब्रिक का दाम बोल रहा है, तो जनरली ब्रिक इंडस्ट्री में क्या चलता है, फॉर एवरी 1000 यूनिट के बेसिस में रेट बताया जाता है, ये ध्यान रखने का, ठीक है। ऑयल रिफाइनिंग, ऑब्वियसली प्रोसेस फॉलो होता है, हीट करते हैं, फिर कुछ कुछ केसेस में कूलिंग करना पड़ता है, तो प्रोसेस फॉलो होता है, राइट, ऐसे केमिकल डलता है। ऑयल रिफाइनिंग में क्या होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग, और ऑयल वगैरह बैरल के बेसिस में या लीटर्स के बेसिस में या टन के बेसिस में किया जाता है, ठीक है। शुगर कंपनी हैविंग इट्स ओन शुगर केन फील्ड, खुद का शुगर केन फील्ड है, शुगर बना रहे हैं, ऑब्वियसली शुगर बनाने का प्रोसेस होता है, इसीलिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट। और शुगर को टन के बेसिस में हम लोग नापते हैं, राइट। टॉय मेकिंग, एक टॉय कंपनी एक तरह का टॉय नहीं बनाता, अलग अलग तरह का टॉय बनाता है, जब एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बना सकता है ना, तो वहां पर क्या, एक बैच में एक तरह का टॉय, सेकंड बैच में सेकंड तरह का टॉय, इसलिए टॉय मेकिंग में क्या होगा, बैच कॉस्टिंग, और उसमें ऑब्वियसली पर टॉय का दाम मार्केट में मिलता है ना, इसलिए यहाँ यूनिट्स लिखा हुआ है। सीमेंट, सीमेंट तो एक जैसे होते हैं ना, इसलिए क्या लिखा हुआ है, सिंगल कॉस्टिंग। अब जानते हैं सीमेंट बैग्स में बिकता है ना, एक बैग का दाम इतना है, पर बैग या टन बोल सकते हैं। रेडियो असेंबलिंग, रेडियो का वेरियस पार्ट्स का असेंबल करने का काम, तो रेडियो में अगेन क्या होता है, मल्टीपल कॉस्टिंग, कुछ पार्ट्स हम किसी और से बनवा रहे हैं, कुछ खुद से बना रहे हैं, इसलिए मल्टीपल कॉस्टिंग, और ऑब्वियसली यूनिट्स के बेसिस में होता है। शिप बिल्डिंग, शिप तो बहुत बड़ा है और टाइम टेकिंग काम है, जहां पर समय ना 1 साल से बेसी लगेगा, मतलब वहां कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, जैसे ब्रिज का बात करें, मॉल्स का बात, 1 साल से बेसी टाइम लगता है, तो वहां पर क्या फॉलो होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वहां तो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के बेसिस में होता है। नर्सिंग होम मतलब हॉस्पिटल, क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जो हम बोले थे बेड डेज, पेशेंट डेज, समझ में आ रहा है। एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसमें भी क्या होता है,
पैसेंजर के बेसिस में, तो पैसेंजर सीट्स बोल रहा है बट पैसेंजर के बेसिस में, पैसेंजर किलोमीटर्स, पैसेंजर माइल्स में बोलते हैं। कार असेंबली बोले थे ना, मल्टीपल कॉस्टिंग, ऑब्वियसली पर कार का दाम दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको इंडस्ट्री को ये ध्यान रखना होगा इस लिस्ट को, राइट ना, एक एक को याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन सेंस होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, पावर सर्विस, होटल, हॉस्पिटल, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स। स्टील एक प्रोसेस के थ्रू बनता है, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग। कोल एक जैसा है, सिंगल कॉस्टिंग। बाइसाइकिल मल्टीपल, जितना भी ऑटोमोबाइल्स, जितना भी रोड में चलने वाला चीज है मैन्युफैक्चरर से। ब्रिज कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इंटीरियर आप समझ रहे हैं, हर एक कस्टमर अलग अलग स्पेसिफिकेशन का बनवाता है, इसलिए यहाँ जॉब कॉस्टिंग। एडवर्टीजमेंट अगेन वही सेम चीज, अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरह का बनवाता है, जॉब एडवर्टीजमेंट में भी जॉब, फर्नीचर का भी जॉब। ब्रिक वर्क सारे एक जैसे तो सिंगल कॉस्टिंग। ऑयल रिफाइनिंग आप जानते हैं प्रोसेस के थ्रू बनता है, कुछ हीट करेंगे तो पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल को थोड़ा और हीट करेंगे डीजल बनता है, थोड़ा और कूल करेंगे तो लास्ट बहुत कूल कर देंगे तो एलपीजी गैस जो घर में आता है वो होता है, प्रोसेस के थ्रू होता है, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग। शुगर कंपनी अगेन प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है। टॉय मेकिंग बैचेस, अलग अलग तरह का टॉय है, बैच कॉस्टिंग। सीमेंट में सब एक जैसे हैं तो सिंगल कॉस्टिंग। रेडियो असेंबलिंग मल्टीपल हो जाएगा। शिप बिल्डिंग लॉन्ग टर्म काम है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नर्सिंग होम सर्विस है, एयरलाइन सर्विस है। कार असेंबली हम बता दें, कार बाइसाइकिल सब में क्या होता है, मल्टीपल कॉस्टिंग। बहुत इजी, इसको याद रखना, ठीक है। और अगर हम लोग कॉस्ट यूनिट का अगर बात करते हैं तो भाई कुछ कुछ तो चैप्टर्स से रिलेटेड है, उसको तो याद ही नहीं करना है कि जैसे ट्रांसपोर्ट का पता है पैसेंजर ये टन किलोमीटर होता है, पावर का किलोवाट आवर, होटल्स का रूम डेज, हॉस्पिटल का बेड डेज या पेशेंट डेज होता है। स्टील में ध्यान रखना है, स्टील में ध्यान रखना कि टन के बेसिस में होता है। कोल में ध्यान रखना कि टन होता है। बाइसाइकिल में यूनिट्स के मार्केट सोचो कि मार्केट, अच्छा स्टील कोल क्या आपको आइडिया शायद नहीं होगा कि बिजनेस कैसे चलता है, बट बाइसाइकिल पता है ना, एक साइकिल का दाम मिलता है मार्केट में, इससे पर यूनिट के बेसिस में। ब्रिज कंस्ट्रक्शन जहां भी कॉन्ट्रैक्ट वाला काम है वहां प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जहां भी जॉब कॉस्टिंग आएगा मतलब वहां असाइनमेंट आएगा। देखो जॉब कॉस्टिंग में सब में असाइनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फर्नीचर में नंबर्स लिखा हुआ है बट वहां भी असाइनमेंट बोल सकते हैं। सिंगल कॉस्टिंग में यूनिट के बेसिस में होता है, ठीक है। खाली ब्रिक में ध्यान रखना कि 1000 यूनिट बोलता है, राइट। प्रोसेस कॉस्टिंग में देखना पड़ेगा। तो ऑयल रिफाइनिंग है, वहां पे याद रखना बैरल या टन या लीटर बोलते हैं, लेकिन शुगर कंपनी में टन होता है, राइट। टॉय का पर यूनिट दाम मिलता है मार्केट में। सीमेंट का बैग्स के बेसिस में, रेडियो का पर यूनिट, शिप का प्रोजेक्ट होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। नर्सिंग होम वी नो, एयरलाइन वी नो, कार असेंबली, कार कैसे मिलता है, पर कार का दाम दिया रहता है, ठीक है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। तो बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स है विच यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू फॉर 100% प्रिपरेशन, बट दिस टू क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जिसका पूछने का चांस बहुत ज्यादा है इन द अपकमिंग एग्जाम, राइट। तो आई होप आज के सेशन में जो भी डिस्कशन हुआ वो आपको 100% क्लियर होगा, और अगले सेशन से मेन स्ट्रीम चैप्टर चालू होगा जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, राइट। फर्स्ट चैप्टर छोटा सा एकदम चैप्टर है, टाइम इतना ही लगता है। चैप्टर 2 ऑनवर्ड्स टाइम टेकिंग होगा, तो हो सकता है जैसे मटेरियल कॉस्ट एक वीडियो में नहीं होगा, 2 वीडियो में आपको मिलेगा। लेबर कॉस्ट 2 वीडियो में मिलेगा, ठीक है। हम लोग एक एक वीडियो का मैक्सिमम 1 आवर का ड्यूरेशन रखने वाले हैं, राइट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। लगातार इस सेशन को देखिएगा एंड आई कैन एश्योर यू इन द अपकमिंग अटेम्प्ट आपका मार्क्स जितना आता उससे कम से कम 10 से 15 मार्क्स ज्यादा आ जाएगा अगर आप इन सेशंस को बहुत अच्छे से किए तो। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद एवरी सीए इंटर स्टूडेंट्स जो लोग एग्जाम अपकमिंग अटेम्प्ट में देने वाले हैं। थैंक यू।